आप लोगों के जो क्वेश्चन हमने डाले थे उसमें से कुछ और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, क्योंकि पिछले जो विगत वर्षों के पेपर देखे तो विगत वर्षों के पेपर में देखा गया कि और अन्य अध्यायों से भी क्वेश्चन, जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन टॉपिकों से कुछ क्वेश्चन उठा लिए गए, तो उसको भी अपन एक दो टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको अपन देख लेते हैं कि क्या है ये। जैसे यूएनओ है, यूएनओ के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद और जो टॉपिक हैं उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। यूएनओ, यूएनओ क्या कहलाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर से पिछले अपन उसी वापस जाना पड़ेगा कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी संस्था का निर्माण हुआ था ताकि विश्व में अब आगे से युद्ध ना हो। इतनी अपार विभीषिका जो हुई थी, अब अपार जनधन की हानि ना हो, उसके लिए क्या हुआ था, एक संगठन का निर्माण किया गया था जिसका नाम था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ, ये संस्था बनी थी 20 जनवरी 1919। लेकिन इस संस्था ने जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल नहीं रही, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य था अब आगे से विश्व में शांति कायम रहे, युद्ध ना हो। और युद्धों को रोकने के लिए उस संस्था का निर्माण किया गया था। लेकिन पोलैंड पर जैसे ही आक्रमण होता है हिटलर के द्वारा और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में क्या होता है, शुरू हो जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जब शुरू होता है तो ये कब तक चलता है? ये चलता है 1943। 1945 परमाणु बम जो है जापान पर गिराया गया और उसके तहत जापान ने घुटने टेक दिए और संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस जो मित्र राष्ट्र थे वो मित्र राष्ट्र विजयी रहे। तो ये सब पूरा द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। अब दुनिया के राजनीतिज्ञ ये सोचने पर मजबूर हुए कि यदि इस प्रकार के युद्ध होते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि मानव का पूरा विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब रासायनिक हथियारों का निर्माण हो चुका था। यानी अगला युद्ध यदि होता है, यदि तृतीय विश्व युद्ध यदि होता है तो संपूर्ण मानव जाति को खतरा होगा। तो इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करे, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करे, एक देश दूसरे देश के सम्मान के प्रति और मानवाधिकारों की रक्षा हो पूरी दुनिया में। इसके लिए एक संस्था का निर्माण किया गया और वो संस्था है हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ, जो पूरे विश्व में आज संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि सदस्य संख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193। यानी 193 देश इसके सदस्य हैं। और यह संगठन एक ऐसा है कि विश्व में शांति कायम करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, दो राष्ट्रों के बीच के विवाद को निपटारा करने में अहम भूमिका निभाता है। तो इसको अपन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई? ये इसकी विधिवत स्थापना 24 अक्टूबर कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1943। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ जब अस्तित्व में आया। पहले बहुत सारे सम्मेलन हुए, राजनीतिक एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के विचार चला, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945। और 1945 को ही इसके 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना दिवस माना जाता है। प्रत्येक 24 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस पूरे विश्व लेवल पे मनाया जाता है। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य आखिर क्या रहे इस संस्था के। तो इसका यदि हम पहला देखेंगे थे तो अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना।
अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना अर्थात विश्व में कोई किसी प्रकार की युद्ध ना हो, शांति कायम हो, और यदि युद्ध होने की संभावना हो तो उन दोनों राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया जाए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उस उन दो देशों के बीच जो भी विवाद हो उन विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए। तो अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना अर्थात विश्व में अब इस प्रकार की युद्ध ना हो, पूरे विश्व में शांति कायम रहे। दूसरा देखते, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। मैत्रीपूर्ण संबंध अर्थात दोनों जो देश जिनके बीच कटुता है, तनाव है, उन देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। इसका उद्देश्य क्या है? जो दो देशों के बीच यदि संबंध तनाव है, कोई कटुतापूर्ण है, किस कारण से हो रहा है, उनकी जांच करके और उन दोनों देशों के बीच संबंधों का विकास करना। फिर अगला यदि अपन तीसरा देखते हैं तो मानवाधिकारों की सुरक्षा, मानवीय संबंधों का निदान करना, यानी मानवीय समस्याओं, जो मानवाधिकार यानी पूरे विश्व में जितने भी मानव हैं उनके यदि अधिकारों से संबंधित कहीं किसी भी देश में समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस समस्या का निदान करना इसका उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब है कि जो देश हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की खुद की अपनी एक सेना है, खुद की अपनी एक, जिसका एक चार्टर जो है प्रधान, जिसको अपन कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान, उसके अनुसार उसमें सब चीजें वर्णित। तो सुरक्षा यानी सभी देशों के प्रति सुरक्षा को बढ़ावा देना। फिर है अगला, देशों के बीच विवादों, दो देशों के बीच यदि विवाद है उन विवादों को क्या करना? शांतिपूर्ण तरीके से, यानी उनमें युद्ध ना हो, उन विवादों को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो इंटरफेयर करके, यानी अपनी अधिकारिता के माध्यम से अपनी अधिकारिता जताती हुई दो देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से उस विवाद को निपटाने का प्रयास करेगा। फिर सामाजिक प्रगति तथा जीवन के बेहतर स्तर को बनाने का प्रयास करना। सामाजिक प्रगति यानी विश्व में जितने भी नागरिक हैं, जो समाज है, मानव है, उन सभी मानव का ये संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि उन सबके लिए प्रयास करेगा कि उनकी क्या हो? सामाजिक प्रगति हो और बेहतर जीवन उनका बने, इसके लिए प्रयास करेगा। इसके 6 उद्देश्य हो गए, तो 6 ही के पर्याप्त हैं। फिर इसके बाद यदि हम देखें तो इसके जो कुछ अंग हैं, प्रधान अंग जिसे हम कहते हैं, इसकी शाखाएं जो कार्यकर्ता कैसे, तो इसकी जैसे महासभा है, तो महासभा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में। सुरक्षा परिषद, इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें हम वीटो पावर कहते हैं, और 10 अस्थायी, टोटल 15 सदस्य इसके होते हैं, जो कि अपन अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी तो शॉर्ट रूप में इसको देख लेते हैं, फिर इसका विस्तार जब आप लोग ये समझ जाइएगा कि ये संगठन क्या है, फिर इसका विस्तार अपन करेंगे, विस्तार से इसको समझेंगे। तो सुरक्षा परिषद जो है इसके कितने सदस्य? टोटल 15 होते हैं, लेकिन 5 स्थायी हैं जिन्हें हम वीटो पावर कहते हैं। फिर आर्थिक सामाजिक परिषद, इसका भी कार्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। न्याय परिषद, इसका भी कार्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय केवल ये चला जाता है अपना कहाँ पे? नीदरलैंड। नीदरलैंड का शहर है हैग, वहां है नीदरलैंड देश का नाम है। और सचिवालय जो है वो भी न्यूयॉर्क में, स्पेशल मैनहट्टन द्वीप जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और इसके और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन इसके प्रधान अंग यही हैं। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। तो ये जो मोटी मोटी रूपरेखा अपनी हो गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ आखिर क्या है, तो इसके उद्देश्य हो गए, स्थापना हो गई, और इसकी प्रधान शाखाएं हो गई। 6 जो अंग हैं इसके, इनके अंग। अब इन पर अगले वीडियो जो अपना आएगा तो उस पर इन पूरी शाखाएं जो इसकी 6 अंग माने जाते हैं, 6 अंगों पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे।
और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो और पृष्ठभूमि है पिछली, उस पर अपन चर्चा करेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को तो ये अस्तित्व में आया, लेकिन इसके पहले और क्या क्या हुआ, कैसी बैठकें हुई, कौन कौन से देशों ने भाग लिया, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। अब इसका और यदि अपन देखें तो हम लोग क्वेश्चन आपका देख लिया जाए, जैसे पंचशील से भी क्वेश्चन हमने देखा है कि बहुत समय से पंचशील से भी क्वेश्चन आते रहे हैं। हालांकि ये आपके जो सिलेबस है, सिलेबस से तो थोड़ा मतलब जो सिलेबस दिया गया है 30% का रहता है, लेकिन उससे आगे भी क्वेश्चन पूछ लिया। हालांकि सिलेबस तो ये है कि सिलेबस तो अपना लगभग लगभग उससे आगे निकल चुका है। और अब यदि अपन चर्चा करें कि भाई पंचशील क्या है, तो पंचशील के बारे में अपन जान लेते हैं। यदि इसको देखा जाए तो भारत और चीन, इन दोनों देशों के बीच जो व्यवस्थाएं थी, जो एक समझौता हुआ, उसको पंडित नेहरू जी के प्रयासों से, क्योंकि पंडित नेहरू जी क्योंकि विशेष शांति के आस्था रखते थे और अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उन पर भी विश्वास रखते थे, तो पंचशील के सिद्धांत पंडित नेहरू की ही देन है। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जी रहे हैं उनकी देन है। यदि हम कहें तो पंचशील बौद्ध धर्म एक परिभाषित शब्द है जिसका अर्थ होता है आचरण के 5 सिद्धांत। यानी आचरण के कितने सिद्धांत? 5 सिद्धांत। भगवान बुद्ध ने इनका प्रतिपादन किया 5 सिद्धांतों का। हालांकि व्यक्ति कार्य व्यवहार आचरण के 5 सिद्धांतों के रूप में किया गया है, लेकिन आधुनिक यदि हम पंचशील के सिद्धांतों की बात करें तो हम एक राष्ट्र के रूप में पंचशील के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। पंचशील शब्द की यदि हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म से निकला हुआ शब्द है और भगवान बुद्ध ने 5 जो सिद्धांत दिए थे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन कब हुआ था? अप्रैल 1954। यानी पंचशील अंतरराष्ट्रीय यदि देखें तो अपन कब हुआ था? अप्रैल 1954। अप्रैल 1954 में तिब्बत के संदर्भ में भारत और चीन के मध्य इसके तिब्बत, भारत, चीन के संबंध में ये चीजें निकल के आई थी। एक समझौता किया गया और उस समझौते में विश्व के सभी राष्ट्र पंचशील के, मतलब यदि हम वर्तमान में देखें तो विश्व के सभी राष्ट्र लगभग लगभग इन पंचशील के सिद्धांतों को मानते हैं। तो पंचशील के सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 5 सिद्धांत हैं, इसलिए इनको पंचशील के सिद्धांत कहा गया है। तो इन पंचशील के सिद्धांतों को अपन देख लेते हैं। इसका ध्यान रखना कि अप्रैल 1954 में जो है भारत, तिब्बत और चीन के बीच पहली बार पंडित नेहरू जी के प्रयासों से इन समझौतों को, जैसे पहला यदि हम समझौता देखें तो सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण, यानी सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण सहस्तित्व, सहस्तित्व मतलब सहस्तित्व, इसको सीधा लिखिए सहस्तित्व। ये पहला सिद्धांत हो गया। क्या हो गया?
सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विचारधारा या आचरण का निर्धारण करेंगे। फिर अगला यदि अपन देखें दूसरा, तो कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। यानी दूसरा क्या है, कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्र की ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि उसको क्या है। फिर यदि हम तीसरे की बात करें तो कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक, यानी कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी तीसरा क्या हो गया, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा अपन देखते हैं, सभी राष्ट्र पारस्परिक हितों, तो ये आ तो रहा है, बाहर तो नहीं निकल रहा इससे, नहीं फिर ये कैमरे से बाहर हो रहा है। पारस्परिक हितों की संपूर्ति संपूर्ति के आधार पर संपूर्ति के आधार देखो ये 5 सिद्धांत आपके हो गए, क्योंकि भारत तिब्बत चीन के बीच जो समझौते हुए पहली बार अप्रैल 1954 पंडित नेहरू जी के प्रयासों से, तो पहला क्या हो गया, सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विचारधारा या आचरण का निर्धारण करेंगे। सभी राष्ट्र जो है, सह अस्तित्व का मतलब होता है एक दूसरे का सहारा बन करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, अपने आचरण जो करेंगे एक दूसरे का सहयोग करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र जो है एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आंतरिक मामले का मतलब होता है हम संप्रभु हैं, अब हमारे आंतरिक मामले में कोई अन्य राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
तो ये पंचशील के सिद्धांत में कहा गया कि भाई आपके आंतरिक मामले क्या है उस पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सभी राष्ट्र पारस्परिक हितों की संपूर्ति के आधार पर अपने व्यवहार का निर्धारण करेंगे। संपूर्ति का मतलब होता है यदि आपकी आवश्यकताएं हैं तो हम आपकी भी पूर्ति करेंगे और हमारी आवश्यकता है तो आपको हमारी भी पूर्ति करनी पड़ेगी। संपूर्ति, एक दूसरे की पूर्ति करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सभी राष्ट्र एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का सम्मान करेंगे। सभी राष्ट्र जो है एक दूसरे की राष्ट्रीयता मतलब एकता का सम्मान करेंगे। जो ऐसा प्रयास कोई राष्ट्र नहीं करेगा कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके और आपकी एकता को हम खंडित करने लगे, इस प्रकार का प्रयास नहीं रहेगा। ये आपके पंचशील के सिद्धांत हो गए। और यदि देखें तो वैसे तो कोई टॉपिक आपके इसमें बचा नहीं है। एक आध और कोई देखें यदि तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पास्कल में समझौता देख लेते हैं। पास्कल में भी यदि हालांकि वो ज्यादा वैसा तो नहीं है। चलो ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं ताशकंद समझौता।